हम विभिन्न तलों पर परत दर परत सोए हुए हैं। हाँ, थोड़ा सा जागरण है, आंखें खुली हैं। दूसरे ऐसा समझते हैं कि हम जागे हुए हैं, लेकिन भीतर फिर भी कोई निद्रा हमें घेरे रहती है। और उसकी पहचान, उसका प्रमाण ये है कि हमारी जिंदगी में वह सब होता चला जाता है जो हम नहीं चाहते थे, और उस दिशा में कदम नहीं उठ पाते जहां हम पहुंचना चाहते थे। तो अवश्य हम किसी नशे में हैं। फूल और फूल और फूल, भाग 2, कथा नंबर 19। शरीर की निद्रा है और आत्मा की भी। शरीर का जागरण है और आत्मा का भी। लेकिन साधारणतः मनुष्य शरीर की निद्रा और जागरण के अतिरिक्त और किसी निद्रा और जागरण से परिचित नहीं हो पाता है। एक बार किसी पहाड़ी सराय में मुझे 2 साधुओं के साथ एक ही कक्ष में ठहरना पड़ा था। सर्दी की रात थी और बर्फीली हवाएं चल रही थीं। रात्रि के 3 बजे फिर दोनों साधु उस कड़कती ठंड में उठकर नदी स्नान करने को जा रहे थे। यह उनका आनंद होता तो भी ठीक था, लेकिन नहीं, यह उनका आनंद नहीं, त्याग था। और त्याग था किसी प्राप्ति की आशा में। उनके उठते ही मेरी नींद भी खुल गई, लेकिन मैं कंबल ओढ़े लेटा हुआ था। उन्होंने शायद यही नहीं जाना था कि मैं भी जाग गया हूँ। निश्चय ही मेरे सोने से, मेरे सुख से उन्हें ईर्ष्या हुई होगी, क्योंकि उनमें से एक ने दूसरे से कहा, अंत में कहीं यदि यही सिद्ध हुआ कि हम गलत और ये सोने वाले लोग ही सही थे तो फिर क्या होगा। यह सुनकर स्वभावतः मुझे हंसी आ गई थी और मैंने उनसे कहा था, मित्रों, जिसे तुम सोया समझ रहे हो वह भी सोया हुआ नहीं है, और जिसे तुमने जागना समझा है, क्या वह भी कोई जागना है। छोटी सी घटना और एक प्रश्न चिन्ह पे समापन हो जाता है कि जिसे तुम सोया समझते हो वह भी सोया नहीं है, और जिसे तुम जागना समझते हो, क्या वह भी कोई जागना है। हम विभिन्न तलों पर परत दर परत सोए हुए हैं। हाँ, थोड़ा सा जागरण है, आंखें खुली हैं। दूसरे ऐसा समझते हैं कि हम जागे हुए हैं, लेकिन भीतर फिर भी कोई निद्रा हमें घेरे रहती है। और उसकी पहचान, उसका प्रमाण ये है कि हमारी जिंदगी में वह सब होता चला जाता है जो हम नहीं चाहते थे, और उस दिशा में कदम नहीं उठ पाते जहां हम पहुंचना चाहते थे। तो अवश्य हम किसी नशे में हैं। एक शराबी को हम समझ सकते हैं कि वो नशे में है। रास्ता भटक गया, वो चौराहे से दूसरी सड़क पकड़ ली उसने, कहीं गड्ढे में गिर गया, नाली में पैर पड़ गया, कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया। थोड़ा बहुत होश है, गिरते पड़ते भटकते अटकते भी आखिर घर पहुंच ही जाता है। तो होश तो है, लेकिन पर्याप्त होश नहीं है। ये हमें समझ में आता है, दिखाई देता है। हम अपनी जिंदगी को टटोलें तो कुछ लगभग ऐसी ही स्थिति मिलेगी। हम भी कहाँ अटक जाते, भटक जाते, कहाँ से रास्ता मुड़ जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। कहीं जाना था, कहीं पहुंच जाते हैं। कुछ होना था, कुछ और हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट। और अक्सर जो हम नहीं चाह रहे थे कि हो, वही हो जाता है। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। तो जरूर हम किसी नशे में हैं। हाँ, काम चलाऊ है, हम ऑफिस भी पहुंच जाते हैं, घर भी चले आते हैं, दुकान भी चला लेते हैं, औपचारिकताएं भी निभा लेते हैं। इस मूर्छा का एक प्रमाण और आप देखिएगा, जैसे रात्रि वाली नींद में सपने चलते हैं, ये जो खुली आंख वाली दिन की नींद है, इसमें विचार चलते हैं, कामनाएं चलती हैं, महत्वाकांक्षाएं चलती हैं, योजनाएं चलती हैं, स्मृतियां चलती हैं।
सपना प्रमाण है कि हम रात वाली नींद में हैं, ठीक ऐसे ही विचारों की यह भीड़ प्रमाण है कि हम एक और नींद में हैं। आंखें खुली हैं, ऊपर के काम धाम भी हम ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ चला जा रहा है। उसका धुआं धुआं भीतर धुंध सी छाई हुई है। वो मूर्छा की एक गहरी परत, जैसे शरीर की नींद जब टूटती है सुबह तो सपना बंद हो जाता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि ठीक ऐसे ही जब आत्मा की नींद टूटती है और परम जागरण घटित होता है तो विचारों का यह सिलसिला टूट जाता है। निर्विचार सजगता उपलब्ध होती है। फिर कोई एम्बिशन, कोई कंपटीशन, फिजूल की स्मृतियाँ, निरर्थक योजनाएं सब विदा हो जाती हैं। तब हम वर्तमान के क्षण में होते हैं। सारी स्मृतियां अतीत की हैं, सारी योजनाएं भविष्य की हैं। जिन्हें हम योजनाएं कह रहे हैं वो भी सपने हैं। हम चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए कि वैसा हो जाए, और स्मृतियां इसलिए हमें संभाल कर रखनी पड़ती हैं कि पीछे जो हो चुका है उसमें संशोधन करके, थोड़ी एडिटिंग करके उसको और सुंदर बना के हम सामने प्रोजेक्ट करते हैं अगली योजना। जो हुआ था वह उतना अच्छा नहीं हुआ, अब हम उसमें थोड़े से हेर फेर करके एक नई योजना बनाते हैं, भविष्य का सपना देखते हैं। तो ये भी सपना ही है जो हमें वर्तमान के क्षण में नहीं जीने देता। ये दिन वाली खुली आंख वाली नींद कैसे छूटे? पहली बात तो इसके प्रति हमें ख्याल आ जाए कि यह नींद है। आप कभी भी आंख बंद करके फुर्सत में 5 मिनट बैठ जाइए और आपको पता चल जाएगा 5 मिनट में कैसे कैसे ख्याल, कैसे कैसे सपने, योजनाएं आ गई, कहाँ कहाँ की स्मृतियां आ गई जिनसे कोई लेना देना नहीं। जब हम आंख खोल के रख रहे थे, किसी काम में व्यस्त थे, तब भी भीतर वो चल रहा था। तब हमें व्यस्तता की वजह से उसका पता नहीं चलता। जहाँ हम अव्यस्त हुए, अनऑक्यूपाइड और फुर्सत में बैठे, वो 5 मिनट को आंख कान बंद कर लिए, तब बाहर के दृश्य नजर नहीं आ रहे, तुरंत पता चलता है कि भीतर तो दृश्यों का एक सिलसिला, लंबी फिल्म चल रही है। वो आंख खुली थी तब भी चल रही थी, लेकिन तब बाहर के दृश्य ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, तो भीतर की चीज़ उतनी पता नहीं चल रही थी। जहाँ हमने आंख बंद की वो भीतर के दृश्य प्रोमिनेंट हो जाते हैं। इसका मतलब बेहोशी लगातार मौजूद है। ऊपर ऊपर से एक दिखावटी होश, या कह लो काम चलाओ, थोड़ी सी मात्रा है उसमें होश की। ड्राइविंग कर लेते हैं, अपने घर पहुंच जाते हैं, ऑफिस के काम धाम कर लेते हैं। माना कि बीच बीच में काफ़ी भूल चूक हो जाती है, मगर फिर भी हो ही जाता है काम। ये भीतर की नींद कैसे टूटे? हमारे कौन कौन से आयाम हैं, क्रमशः उन्हें समझ लें। सबसे बाहर है घटनाओं का जगत। समथिंग इज हैपनिंग। हम उसके प्रति सचेत हैं क्योंकि हमारी इंद्रियां उसके प्रति उन्मुख हैं। हमें कुछ दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, कुछ स्वाद में आता है, कुछ स्पर्श में आता है, उसके प्रति हमारा होश है, ऑलरेडी है थोड़ा सा होश। इसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई चीज़ हमारे पास है ही नहीं तो उसको बढ़ा नहीं सकते। तो इंद्रियों के द्वारा बाहर के जगत की घटनाओं की जो जानकारी हमें मिल रही है, चलो हम पूरे सतर्क नहीं हैं इसके प्रति, लेकिन थोड़े तो सतर्क हैं। यहाँ से हम शुरुआत करें, इसको थोड़ा और बढ़ाएं, और ये संभव है। थोड़ी मात्रा हमारे पास है, इसमें थोड़ी सी इंटेंसिटी और ले आएं। जब भोजन कर रहे हैं और भोजन का स्वाद जीभ को मिल रहा है तो थोड़े और संवेदनशील होकर स्वाद लें।
स्नान कर रहे हैं और गर्म गर्म पानी का फुहार शरीर पे पड़ रहा है और अच्छा लग रहा है। अब एक घटना घट रही है, इसके प्रति खूब सतर्क हो जाएं। इस समय दुनिया की अन्य चीज़ों को भूल के यह स्नान ही मानो सब कुछ है, यही एक पूजा का कृत्य है जो आप कर रहे हैं। फुल अटेंशन। कोई गृह कार्य कर रहे हैं कि ऑफिस का काम कर रहे हैं कि दुकान में किसी से बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा सा होश बढ़ाएं, क्योंकि थोड़ा सा तो ऑलरेडी है। अगर हमें स्मरण में आ जाए कि थोड़े और होशपूर्ण होना है तो हम हो सकते हैं। थोड़ी सी डिग्री ही बढ़नी है। पूंजी हमारे पास है तो व्यापार किया जा सकता है और थोड़ा लाभ कमाया जा सकता है। जिस क्षेत्र में हमारे पास पूंजी ही नहीं है उस क्षेत्र में हम कुछ लाभ ना कमा पाएंगे, हमारे पास इन्वेस्ट करने को ही कुछ नहीं है। तो बाहर के जगत में ऑलरेडी हमारी चेतना ऑक्यूपाइड है, हमने कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, इसको हम थोड़ा और होशपूर्वक करें और हम पाएंगे हमारे भीतर कॉन्शसनेस, सेंसिटिविटी में वृद्धि हुई। चल रहे थे पैदल तो अलग से तो कुछ करना नहीं है, चल तो रहे ही हैं, थोड़ा सा होशपूर्वक चल रहे हैं। तो बाहर की घटनाओं के प्रति होश के साथ साथ फिर अपने शरीर की क्रियाओं के प्रति होश, ये दो बहुत आसान हैं क्योंकि इनके प्रति हमें ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा होश है। जब अचानक कोई घटना घटती है हम बहुत चौकन्ने हो जाते हैं। जब रूटीन में वही घटना घटती है रोजमर्रा की, फिर हम उसके प्रति सो जाते हैं। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा, दोस्ती बन गई। क्योंकि वह नया व्यक्ति था। उस समय आप काफ़ी संवेदनशील हो गए, सजग हो गए, आपके भीतर से ही रसधार वही थी। याद रखना, दूसरे व्यक्ति से नहीं आई थी। फिर धीरे धीरे हफ्ता 10 दिन बाद रोज रोज मुलाकात करते करते वह व्यक्ति पुराना पड़ गया और अब ये रूटीन का हिस्सा बन गया और अब आप सजग नहीं होते, सतर्क नहीं होते और आपको लगता है कि पहले कितना मज़ा आ रहा था, अब वैसा मज़ा नहीं आता। आप उस व्यक्ति पर दोष लगा देंगे। रस उससे नहीं आ रहा था, रस आपके भीतर होश की मात्रा बढ़ने से आ रहा था। आप किसी नई जगह पे घूमने गए, सारी दुनिया में पर्यटक घूमते रहते हैं। क्या होता है, एक नई परिस्थिति जो आपने कभी नहीं जानी थी, नए दृश्य जो कभी नहीं देखे थे, सोच भी नहीं सकते थे, आप अत्यंत संवेदनशील होकर उसका रस पान कर रहे हैं। और आपको कुछ ही घंटे बाद यहाँ से चले भी जाना है तो आप चूकना नहीं चाहते, तो आपके अंदर से जरूरत से ज़्यादा होश पैदा हो गया कि ये पहाड़, ये नदी, ये जलप्रपात खूब अच्छे से देख लें। फिर पता नहीं दोबारा यहाँ आना होगा नहीं होगा। आपको बड़ा रस आता है। उसी जगह रहने वाले स्थानीय निवासी से आप पूछें कि भाई तुम तो बड़ा मज़ा करते होगे, हम इतनी दूर से आए, इतना खर्च करके, समय निकाल के, और तुम यहीं रहते हो। वो हंसेगा कि यहाँ कहाँ का मज़ा। आप दिल्ली से गए थे देखने पहाड़ी स्थल, वो बेचारा तरस रहा है कि काश कभी हमारा सौभाग्य हो कि हम दिल्ली पहुँच पाएँ और महानगर को देखें, तो प्राणों में बड़ा संतोष हो जाएगा। और आप दिल्ली से घबरा के वहाँ गए थे। आपको उसकी बात सुन के हैरानी होती कि ये पागल काहे के लिए दिल्ली आना चाहता है, पॉल्यूशन में दिमाग अटैक करना है, क्या करना है। और वो आपको देख के उसी प्रकार वो हंसता है। जितने भी पर्यटक स्थलों के स्थायी निवासी हैं, गाइड हैं, वे पर्यटकों को महामूर्ख समझते हैं कि बुद्धू आदमी दूर दूर से काहे के लिए आते, यहाँ क्या रखा है। क्योंकि वो बचपन से वही सब देखते आ रहे हैं, उनको होशपूर्ण होने की जरूरत ही नहीं है।
तो याद रखिएगा, उस दृश्य की वजह से रस नहीं आ रहा था, नवीनता की वजह से, नूतनता की वजह से आप ज्यादा सजग हो गए थे। किसी युवक युवती में प्रेम हो जाता है नवीनता की वजह से, मगर विवाह करने के बाद नवीनता खत्म हो जाएगी। अब जाने पहचाने व्यक्ति हो गए, महीना 2 महीना में कोई सजगता नहीं बची, एक दूसरे की तरफ देखते तक नहीं है। कोई आदमी की शादी हुए 40 साल हो गए, पता नहीं कितने दशकों से उसने शक्ल भी नहीं देखी ठीक से। सब जाना पहचाना है, पता है, पहले ही से पता है, देखना क्या, बिल्कुल बेहोश हो गए। तो याद रखिएगा, रस बाहर की घटना से, व्यक्ति से नहीं आता, हमारे होश की मात्रा से आती है। ये छोटी छोटी बात हमें पकड़ में आ जाए, फिर हम फिक्र ही नहीं करेंगे कहीं नई जगह जाना है। हम जहां हैं हम वहीं इस ढंग से जीने लगें कि नया है और वास्तव में है। प्रतिदिन जैसा सूरज उगता है वह बिल्कुल नूतन है, जैसे बादल छाते हैं वो नूतन है। ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं बना था। हम थोड़े सजग बने। तो जब हम कहते हैं ध्यानपूर्ण बनो, तो ऐसा मत समझना कि कोई खास कर्म कांड आपने आधा घंटा 1 घंटा में कर लिया और हो गया ध्यान। ये मतलब नहीं है ध्यान का। घटनाओं के प्रति होशपूर्ण बनो और आपको क्षण क्षण में रस आने लगेगा। फिर दूसरा स्तर है घटना के बाद करना। देह के माध्यम से, अपनी कर्मेंद्रियों से हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उसको बहुत सजगता पूर्वक करो। और उसकी एक छोटी सी ट्रिक आपको बता दूं, उसकी गति थोड़ी कम कर दो। समझो आपके चलने की जो स्पीड थी, आप 100% वैसा ना करके 90% गति से चलो, और आप एक एक कदम के उठने के प्रति और हाथ के हिलने के प्रति सजग हो जाओगे। आप जिस स्पीड से खाना खाते थे, जरा सी धीमी कर दो, 10% लेस। 10 मिनट में खाना खाते थे, आज 12 मिनट में खाना, थोड़ा ज़्यादा चबा के, और आप पाओगे होश की मात्रा बहुत बढ़ गई। तो बड़ी छोटी सी ट्रिक है, स्पीड थोड़ी घटा दो, उसी रेशियो में आपकी होश की मात्रा बढ़ जाएगी। और फिर इसको अपनी दिनचर्या में लागू करो। धीरे धीरे ऐसा हो जाए कि ध्यान अलग से करने की कोई चीज़ ना बचे, हमारी दिनचर्या की सब चीज़ें ध्यानपूर्ण हो जाएं। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने जो 112 विधियां कही हैं, वो सब हमारे दिनचर्या की घटनाएं हैं जो 24 घंटे में घटती रहती हैं। ऐसा नहीं कि अलग से बैठ के आपको कुछ साधना करनी है। उसमें जितनी चीज़ें बताई गई हैं वो सब हमारे रोज़मर्रा की बातें हैं। उन 112 में से 56 बातें तो रोज ही हो जाती हैं। कुछ अन्य कभी होती होंगी, कुछ अन्य कभी होती होंगी। हर चीज के संग होश जोड़ दो। तो पहली सबसे बाहर की परिधि है घटना, पेरिफेरी, उसके बाद है करना, अब इसके बाद आता है सोचना। जो व्यक्ति घटना और करना के प्रति सचेत हो गया, अब वो अपने सोचने विचारने के प्रति भी सचेत हो सकता है। क्रमशः ही हम चल सकते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बाहर से भीतर की ओर। कुछ लोग जंप करके सीधा छलांग मारना चाहते हैं कि हम विचारों के दृष्टा बन जाएं। वो पहली बार में ही असफल हो जाएंगे, ये कभी नहीं होने वाला। अभी आप बहुत स्थूल और साधारण और बाहरी घटनाओं के प्रति भी सजग नहीं हो पा रहे हो, तो विचार तो बिल्कुल अदृश्य और सूक्ष्म बारीक, वो तो पकड़ में आने वाला नहीं। तो एक एक कदम ही चलना। जब आपको लगे कि अब घटना और करना पे बात बन गई, अब आप इसी होश की पैनी धार को अपने मन की तरफ उन्मुख कर सकते हो और चुपचाप मजे से देखो क्या चल रहा है।
जैसे करने के बारे में मैंने कहा थोड़ा धीमा कर देना क्रियाओं को तो होश सध जाएगा। भीतर नॉन जजमेंटल एटीट्यूड अपनाना विचारों के संग, ये वाली ट्रिक है वहाँ। अच्छे बुरे का फैसला मत करना, आप न्यायाधीश मत बनना, जो चल रहा है चलने दो। आप ऐसा लगो कि आप राह के किनारे खड़े दर्शक हो, राहगीर गुजर रहे हैं, आपको कोई लेना देना नहीं कौन आया कौन गया। ना आप ये सोचना कि बड़ा अच्छा विचार है थोड़ा ठहर जाए, और न ये सोचना कि कहाँ का खराब विचार आ गया दूर हटे। नहीं, आप इन्वॉल्व भी नहीं होना। जो यात्री गुजर रहे हैं सड़क से, गुजरने दो। अचानक एक नए तत्व का उदय हुआ, आपका दर्शक होना, दृष्टा होना। आप चुपचाप देख रहे हो, उससे क्रांति घटनी शुरू होती है। धीरे 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 आप विचारों के दृष्टा बन गए, मतलब उनसे दूर खिसक गए, आप किनारे खड़े हो। पहले हम उन्हीं भीड़ में घुसे हुए थे, अब हम किनारे हो गए, और धीरे 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 विचारों की गिनती कम होने लगती है। बीच बीच में अंतराल दिखाई पड़ने लगते हैं, थॉटलेस अवेयरनेस की घटनाएं घटने लगती हैं। जब हमको यहाँ पर सफलता मिलने लगी, अब हम और गहराई में और सूक्ष्म पर पहुँचेंगे। वो है हृदय की भावनाएं। विचार का तो फिर भी जल्दी पता चल जाता है, आप अभी तुरंत देखेंगे क्या विचार चल रहा है तो आप जान लेंगे। भावना का इतनी आसानी से पता नहीं चलता, वो और भी बारीक और सूक्ष्म है। कब खिड़की से वो झोंका आ जाता है किसी भाव का, और कब उसने हमें घेर लिया, आच्छादित कर लिया, और कब हम उससे प्रभावित हो गए, हमको पता ही नहीं चलता। जब हम उससे प्रभावित हो चुके, उसके वशीभूत होकर हम कुछ कर चुके, तब हमें होश आता कि अरे, लेकिन तब तो बहुत देर हो गई। लेकिन जो व्यक्ति विचारों के प्रति सजग हो गया, अब वो भावनाओं के प्रति भी सजग होना सीख जाएगा। उसको कला आ गई, उथले पानी में वो सीख गया तैरना, अब थोड़े गहरे पानी में भी तैर सकता है। जो लोग सीधा शुरुआत करना चाहते हैं कि भावातीत ध्यान में पहुंच जाएं, कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे ही हो गया, कोई नौसिखिया तैराक और सीधे प्रशांत महासागर में छलांग लगा के सोचे कि हम तैरना सीख जाएं। तैरना सीखने के लिए उथले पानी से शुरू करते हैं, जहां हम कर सकें कुछ। समुद्र में कूद के हम तैर नहीं पाएंगे, उथले उथले पानी से शुरू करते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये क्रम सीक्वेंस गिना रहा हूं। तो घटना, करना, सोचना, फिर भावना। जब इसमें हम सफल होते हैं, तब एक अद्भुत मालकियत का, स्वामित्व का एहसास होता है, अपने होने का पता चलता है। तो भावना के बाद वह शब्द आता है होना, योर बीइंग। तो हैपनिंग सबसे बाहर, फिर डूइंग, फिर थिंकिंग, फिर फीलिंग, और फिर बीइंग। अब बस आप हो, और कुछ है नहीं। जगत से बहुत दूर निकलकर आप बिल्कुल केंद्र में पहुंच गए, जहां बस आप हो। और ये जो होना है, यह चेतनामय है। आपकी बीइंग कॉन्शसनेस है, और उस कॉन्शसनेस में डिवाइन साउंड गूंज रही है, डिवाइन लाइट परिव्याप्त है। अब इनका एहसास होता है, तो हम बहुत गहरे केंद्र में पहुंच गए, जहां हमें नाद नूर का पता चल रहा है, और पता चलने वाले का भी पता चल रहा है। तो भीतर की ट्रिनिटी, असली त्रिमूर्ति यह है, नाद, नूर और निराकार चैतन्य। घटनाओं से, करने से, मन से, भाव से सबसे परे हम निकल गए, और अब जो बचा है यह परम सत्य है, क्योंकि इसके पार अब नहीं जा सकते। जहां तक यात्रा हो सकती थी वहां तक आपने कर ली। इसलिए महावीर कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। यह जो स्वयं के होने का
एहसास है। दिस इज द अल्टीमेट। अल्टीमेट का मतलब है कि अब इसके आगे देयर इज नथिंग फर्दर बियॉन्ड। यह परम आनंद की दशा है। तो अपने सोने को पहचानना, वह पहचान कांटे जैसी चुभेगी कि अरे मैं मूर्छित हूं, लेकिन यह जो दंश है यही हमें जगाएगा, चेताएगा। और चेतने की शुरुआत धीरे धीरे बाहर से शुरू करना, क्रमशः भीतर की ओर चले चलना।